Hey everyone, welcome to the Diamond Coaching. This is me Manisha. अब आई थिंक आप सभी लोगों को आज थोड़ा लेट हो गया। मैंने बोला था कि 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और हम लोग आधे घंटे अप्रॉक्स लेट है। दिल्ली की सड़कें थोड़ी लेट है। प्रॉब्लम ये है, दिल्ली में ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है मॉर्निंग टाइम ऑफिस आवर में। ठीक है, तो इस वजह से लेट हो गए, पर फिर भी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बीएनएस को डिस्कस किया था, बीएनएस के चेंजेस डिस्कस कर लिए थे। कल काफ़ी लोग जुड़े थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था पढ़ के। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये सेशन मैंने कल भी बताया था कि ये सेशन जितना एआईबी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो बच्चे एपीओ दे रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बेसिक रिवीजन है और मेरा टारगेट है कि मैं क्रिमिनल लॉ को रिवाइज करा दूँ एक बार एआईबी का पेपर होने से पहले। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर कर चुके हैं। आई जस्ट होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है, जो लोग एआईबी के बच्चे हैं, पहले तो स्ट्रैटेजी देखो, करना क्या है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि पूरा पढ़ोगे सिलेक्शन मुश्किल होने वाला है। ठीक है, इसीलिए पूरा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। पहले लोग कहते थे कि हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, बट अभी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आप वो सेशन भी देख लीजिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, और इजीली पूरा हो जाएगा। आज डेट क्या है आपका? क्या है? 14 नवंबर है। सबसे पहले तो सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी इस कंट्री का, इस इंस्टीट्यूट का और बाकी अपने फैमिली के ब्राइट फ्यूचर बनिए। बाकी तो हम हैं ही, आपको जो भी ग्रीटिंग्स चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, उन सब के लिए। ठीक है, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। लेट्स स्टार्ट विथ बीएनएस। ठीक है, बीएनएस का आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीएनएस। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो लाइव नहीं देख रहे हैं उनके लिए, जो बाद में देखेंगे, उन सब से एक क्वेश्चन है मेरा, और उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप सभी को देना ही देना है। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन ईजी है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, तो जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ही इज़ और सी इज़ एक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा, बीएनएस की ईयर, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट डेट, एसेंट डेट और इन्फोर्सिबिलिटी आप सभी को बताना है कि किस डेट पे एसेंट मिली है, किस डेट पे इन्फोर्समेंट आया है, और कितने इसमें चैप्टर हैं, कंप्लीट नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, आईपीसी में कितने सेक्शन थे, क्या चेंजेस हैं, किन किन टॉपिक पे कौन सा नया पनिशमेंट ऐड किया गया है। ध्यान से सुन लीजिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। और क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि मुझे देखने वाले कितने बच्चे सीरियस हैं, जो सीरियसली मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। मुझे फॉलो करे ना करे, पर वो अपनी प्रिपरेशन को फॉलो कर रहे हैं। दे आर चेजिंग देयर ड्रीम्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर इज अबाउट पनिशमेंट। ठीक है, जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं ना, तो देखो, पनिशमेंट जो है बीएनएस में ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, या फिर डेथ की पनिशमेंट होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बताओ। कौन कौन सी पनिशमेंट हैं, कितने तरह की पनिशमेंट हैं, पहले आपके पास कितनी पनिशमेंट थी और अभी आपके पास कितनी पनिशमेंट है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास क्या है, कुछ थियरीज हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कुछ थियरीज हैं जो फॉलो होती हैं, जिसमें आपको जो याद रखना है वो क्या है, कौन सी थियरी याद रखनी है, बताइए।
बहुत सारी थियरीज हैं पनिशमेंट के लिए, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट के लिए आपके पास डेटरेंट थियरी है, प्रिवेंटिव थियरी है। ये सारी थियरीज आपकी कैसे आती हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे, उन थियरीज के बेसिस पे ही क्या किया गया है, पनिशमेंट को डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो पनिशमेंट ऐसे डिसाइड हुए हैं। अब हमें जो याद रखना है वो क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, कल कुछ बच्चे थे जो लोग बता भी रहे थे, और आज भी मैं यही कहूँगी कि आपको बताना चाहिए। सेक्शन नंबर 4 टिल 13 तक क्या है आपका, किसके बारे में बात करता है, ऑफ पनिशमेंट। पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से, तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि चैप्टर नंबर 2 क्या डील करता है, किस सेक्शन से कहाँ तक है, तो सेक्शन नंबर 4 से 13 तक है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद 4 से 13 तक तो आ गए, मान लीजिए 4 से 13 तक देख लिया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 जो है क्या करता है, पनिशमेंट क्या है ये बात जो है कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। नो वेयर BNS इज डिफाइनिंग द टर्म पनिशमेंट, ठीक है। इसका कुछ डिक्शनरी मीनिंग है। पनिशमेंट एक बेसिक क्राइटेरिया होता है जिससे हम क्या करते हैं, डेटर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑफेंसेस को, जो बेसिक मतलब बहुत मिनिमम काइंड ऑफ कल्पेबिलिटी डिसाइड करता है आपका। तो देखते हैं पनिशमेंट कितने तरह की है, यहाँ पे बता दीजिए। आज आपके पास BNS में 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट हैं, तो सेक्शन नंबर 4 है और 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट है, ठीक। फर्स्ट क्या है, डेथ, ठीक है। सेकंड क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ वन इज, बताइए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा क्या है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कितने तरह के होते हैं आपके पास, आपका इम्प्रिजनमेंट जो है होता है, रिग्रेस भी हो सकता है, ठीक है, और सिंपल भी हो सकता है। ये बताता कौन है, तो इट इज द जुडिशियल ऑफिसर हु इज डिसाइडिंग द केस, इज आस्क अबाउट क्वालिटी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रिजनमेंट के बाद क्या आता है, बताइए, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये फॉरफीचर है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर किस तरह की पनिशमेंट है, फाइन, ठीक है। फाइन के बाद क्या मिलता है, एक जो नया आया, बाकी तो सारे पुराने थे। अब जो आया है आपके पास वो है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस आया, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के पनिशमेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट आर अवेलेबल। अब क्या करना है हमें, बताइए। यहाँ पे जो पहले आपके पास पनिशमेंट अवेलेबल था, वहाँ पे भी 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट ओरिजिनली अवेलेबल थे, जिसमें से 5 पनिशमेंट हो चुके थे बाद में, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो, कि पनिशमेंट हमने देख लिया, कितने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हैं, क्या क्या रिलेटेड इसमें होता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत हार्ड लेबर नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपको जनरल नॉलेज है ये एक तरह से, कि डेथ इम्प्रिजनमेंट बहुत हीनियस में देंगे, और इसके बाद से लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कल्पेबल होमिसाइड है, इन सब चीज़ों में मिलता है। फिर इसके बाद से इम्प्रिजनमेंट देख लीजिए, तो रिग्रेस कब देते हैं, तो रिग्रेस आप तब देते हैं जब क्या है, आपके क्राइम का लेवल बहुत ज़्यादा है, थोड़ा हार्ड है, तो उस टाइम पे आपको हार्ड लेबर दे देते हैं। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी
फाइन, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस लेसर ऑफेंसेस में है, अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ ही ऑफेंसेस में दिया गया है बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस क्या होगा। ठीक है, नाउ अब जो है वो आपको डील करना है किससे, सेक्शन नंबर 5। जब पनिशमेंट का काइंड पता चल गया तो अब है कि सेक्शन नंबर 5 जो है वो बात करता है कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूट कैसे करेंगे, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट कैसे करते हैं बताइए, कौन कर सकता है कम्यूटेशन। तो इट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कम्यूट कर सकती है, लेकिन विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, जो भी ऑफेंडर है उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना ही आपका क्या किया जा सकता है, जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर जो भी इस संहिता में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, तो इट इज़ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या होता है बताओ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। कैसे हम टर्म ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करते हैं, मान लो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो क्या पूरी जिंदगी जब तक मरेगा तभी बाहर आएगा, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या कहा गया है, फ्रैक्शन जो है फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू द ईयर ऑफ 20 ईयर। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या है 20 ईयर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अनलेस की जो जुडिशियल ऑफिसर है उसने इस पे एक्सप्लिसिटली क्या किया है, बता ना दिया हो कि कब तक आपका इम्प्रिजनमेंट होगा। आपको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है वो सबसे इक्विवेलेंट माना जाएगा कितने के, 20 ईयर्स के। ठीक है, तो लोग कहते हैं हिंदी में आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास जो है वो कितने साल का होता है, ये भी बात पूछने वाली है, जो पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सेक्शन नंबर 6 है ये पहले क्या था, सही है, सेक्शन नंबर 6 जो है पहले सेक्शन नंबर 57 हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो क्या है आपका, सेक्शन नंबर 7, सेंटेंस में बी होली आर पार्टली रिगरस और सिंपल। सेक्शन नंबर 7 जो है ये बताता है कि आपका जो सेंटेंस पास हुआ है उसको क्या किया है, अब मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो कंप्लीटली आपका रिगरस हो सकता है, कंप्लीटली सिंपल हो सकता है, पार्टली रिगरस हो सकता है, पार्टली सिंपल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रहेगा। सेक्शन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बैरेक्ट लेके रखिए, बैरेक्ट रखने के साथ आप अंडरलाइन करते जाइए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वहाँ पे छोटा सा डॉट लगाइए ऐसे। ये मेरा तरीका है कि मेरे बैरेक्ट में जहाँ भी ये वाला स्टार बना है वो जो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी बना है, और उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है ऑल ओवर इंडिया में, किसी जुडिशरी में किसी एपीओ में क्वेश्चन पूछा है तभी वहाँ पे ये वाला स्टार बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, आज लग रहा है, आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है दूसरी बार पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप इसको बाद में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब रिवाइज करने का टाइम आता है, जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें 20 के 20 बैरेक्ट्स देखने होंगे, उस टाइम पे आपको फील होगा कि ये स्टार बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये स्टार आपको इतना हेल्प कर देगा कि आप क्या करोगे, 20 बैरेक्ट्स को हो सकता है कि 10 या 12 आवर में देख लो। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने का और अपना मेमोरी स्किल अच्छा करने का। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉ बहुत है,
जब हम लॉ की बात करते हैं ना, तो लॉ बहुत सारे हैं, इतना आसान नहीं है कि आप सारे लॉ को क्या करो, सारे ही लॉ को पढ़ लो, याद कर लो, और उसके बाद से उसे एग्जाम में जाके एग्जीक्यूट कर पाओ। उसको आप एक ट्रिक से अगर पढ़ते हो तो हो सकता है कि आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये आपको बताता है सेक्शन नंबर 8, अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी किस केसेस में, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मान लो आपको क्या किया गया, फाइन अवॉर्ड किया गया कि आपको फाइन पे करना है, एंड यू आर कमिटिंग अ डिफॉल्ट इन पेमेंट। ठीक है, फिर क्या होगा आपके साथ, बताइए। तो पहली सिचुएशन, जो फाइन अवॉर्ड किया जाएगा, जहाँ पे आपको फाइन दिया जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज बताता है क्या, कि आपका फाइन जो है सेल नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, सेल नॉट बी एक्सेसिव। पहले तो आप ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते, अब ये नहीं है कि जुडिशियल ऑफिसर जो मर्जी चाहे वो फाइन लगा देगा डिफॉल्ट के सिचुएशन में। ठीक है, अब देखते हैं इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, जहाँ पे पहला सिचुएशन जो है वो ये है कि अगर जो है आपका इम्प्रिजनमेंट होना है, ठीक है, एज वेल एज फाइन। फर्स्ट 2 क्लॉज ए, इसका सबसेक्शन 8 का 2 क्लॉज ए ये कहता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइन भी है एंड उसके साथ इम्प्रिजनमेंट भी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगे, इम्प्रिजनमेंट भी मिलना है, फाइन भी लगनी है, दोनों ही आपको पनिशमेंट मिलना है। उस सिचुएशन में क्या होगा, और आपका जो ऑफेंडर है उसको सेंटेंस किया गया है क्या, या तो फाइन दे दिया गया है उसको, चाहे विथ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए या फिर विदाउट इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि मैक्सिमम जगह आप देखेंगे कि फाइन और मतलब इम्प्रिजनमेंट तो है ही है, उसके साथ लिखा होता है और विथ फाइन। ठीक है, और वर्ड जो यूज़ किया गया है मतलब या फिर फाइन, तो उस सिचुएशन में होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या था, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों था। बी में क्या है कि आपके पास या तो फाइन है या फिर इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि फाइन से अवॉर्ड कर दिया गया, इसको फाइन से पनिश कर दिया गया, और इम्प्रिजनमेंट जो है वो आपका ऑप्शनल है कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो भी सकता है कि दे दिया गया हो विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्या है कि फाइन है या फिर पनिशमेंट है इस सिचुएशन में, या फिर ओनली फाइन। ठीक है, ओनली फाइन, 3 सिचुएशन है। और सेंटेंस कैसे किया गया है, जिसमें ऑफेंडर को सेंटेंस किया गया है किससे, फाइन से। यहाँ पे क्या था, इसको हो भी सकता है इम्प्रिजनमेंट और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या किया गया है, इम्प्रिजनमेंट नहीं मिला है, सीधे सीधे केवल फाइन मिला है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे आप पनिशमेंट दोगे। तो यहाँ पे क्या है कि इस सिचुएशन में जो अप्रोप्रिएट कोर्ट होगा, जो भी आपका पनिशमेंट दे रहा है, जो कोर्ट आपके साथ उसको पनिश कर रहा है, उस कोर्ट वो जो कोर्ट है वो ऑथराइज है, उसको क्या करेगी, उतना ही इम्प्रिजनमेंट देगी जितना कि वो उस ऑफेंस के लिए पाने के लिए लाइबल है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। ठीक है, दूसरी चीज़ सब क्लॉज 3, 8 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ क्या है, पेमेंट ऑफ अ फाइन सेल नॉट एक्सीड 1/4। ठीक है, थर्ड क्लॉज जो है वो
अगर आपको डिफ़ॉल्ट में पेमेंट फाइन के डिफ़ॉल्ट में आपको इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है, तो आपको जो सेंटेंस था, जितने के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट मिलना था उस ऑफेंस के लिए, उसका 1/4 देना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इफ़ द ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, ठीक है। दूसरा है फोर्थ सिचुएशन, अगर मान लीजिए कोर्ट इम्पोजेज अ डिफॉल्ट ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट दे देता है जब डिफॉल्ट ऑफ फाइन हुआ उस सिचुएशन में, देन क्या होगा, और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, ठीक है। फोर्थ क्लॉज जो है वो आपका बता रहा है कि अगर जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है वो क्या हो सकता है, किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जो कोर्ट होगी वो डिस्क्रिप्शन उसके पास है कि वो चाहे तो आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। इतना सही रहेगा। नेक्स्ट थिंग जो है फिफ्थ क्लॉज जो है ये क्या है, ऑफेंस पनिशेबल है विथ फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। देख लीजिए पहली बार आया है ये जो था क्लॉज आपका पहले नहीं था कि फाइन है और उसके साथ या फिर कम्युनिटी सर्विस है, देन क्या होगा, अगर फाइन या कम्युनिटी सर्विस आता है तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन कम्युनिटी सर्विस, अगर मान लीजिए कम्युनिटी सर्विस करने में आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया या फिर फाइन को पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कमिट कर दिया, तो फिर आपके साथ क्या होना है बताइए। तो उस सिचुएशन में आपका जो पनिशमेंट है वो एक्सीड नहीं करेगा, ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। सब क्लॉज 5 क्या है, फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। अब देखो ये वो वाला ग्राउंड है जहाँ पे अमाउंट था फाइन का कि कितना फाइन है तो कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, सेल नॉट एक्सीड 2 month when the amount of fine does not exceed 5,000 रुपीज। देख लो ये चीज चेंज की गई है, 5,000 नहीं था, 2 month, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा और ऊपर करते हैं, देखने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 month से ज़्यादा नहीं होगा अगर फाइन क्या है आपका 5,000 रुपीज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका बी क्लॉज क्या है, 4 month से ज़्यादा नहीं होगा अगर आपका फाइन जो है वो क्या नहीं एक्सीड कर रहा है 10,000, 4 month shall not exceed 4 month, इम्प्रिजनमेंट shall not exceed 4 month। देखिए ये लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द इम्प्रिजनमेंट shall not exceed 4 month when the fine does not exceed 10,000, ठीक है, ये याद रखिएगा, 10,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 year से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, मतलब 2 month 4 month और किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे 1 year से ज़्यादा फाइन नहीं होगा इन एनी अदर केस, ठीक है। मतलब कि 10,000 के बाद अगर कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है, इसके बाद आपका आप 1 year से ज़्यादा क्या करोगे, इम्प्रिजनमेंट नहीं दे पाओगे, ठीक है। 6 क्लॉज पे आते हैं। अब देखिए इम्प्रिजनमेंट दे रहे थे, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इम्प्रिजनमेंट दे दिया, किस लिए, डिफ़ॉल्ट के लिए। 6 क्लॉज जो है ये कहता है कि जब आपको डिफ़ॉल्ट के लिए पेमेंट करना था, सॉरी पेमेंट के डिफ़ॉल्ट में आपको इम्प्रिजनमेंट देना था और आपने क्या किया कि उसके बाद क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड हो गया और आफ्टर दिस यू हैव पेड, तो क्या होगा, या फिर लिव इट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका सब क्लॉज 6 करता है। और मान लीजिए कि जो इम्प्रिजनमेंट फिक्स किया गया है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए, तो और उससे पहले ही आपका क्या हुआ कि आपने उससे पहले ही पे कर दिया, तो जितने प्रपोर्शन में आपने पेमेंट की है और उतने जितना आपने इम्प्रिजनमेंट वो किया था, सफ़र किया था, उसको डिडक्ट करके उसी प्रपोर्शन में आपका इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब देखिए सब क्लॉज 7। मान लीजिए कोई भी पार्ट जो है, कोई फाइन पे करना है और उस सिचुएशन में क्या है, कोई भी पेमेंट ऑफ फाइन जो है वो अनपेड रह जाता है, तो उसको लेविड किया जा सकता है कब? विद इन 6 ईयर। ठीक है, 7th क्लॉज के लिए आपको कुछ और याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 6 ईयर के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी अनपेड फाइन है उसको लेविड किया जाए। और किसके बाद 6 महीना गिनना है आपको? आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर be liable for imprisonment for longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period। ठीक है, तो आपको देख लीजिए, बस इतना याद रखिए, इससे पूछेगा सिर्फ इतना ही कि 6 ईयर के अंदर आपको क्या करना है, आफ्टर सेंटेंस लेवी करना है जो भी फाइन आप पे इम्पोज किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 ये क्या करता है, क्या कहता है, बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। उस पे लिमिट कैसे होगा? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं और वहाँ पे क्या किया गया है, लिमिट लगाना है। देख लीजिए कैसे। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, जिसका खुद का एक पार्ट जो है वो ऑफेंस है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच। मान लीजिए बहुत सारे हमने क्या किया, लाठी, अगर एक किसी को एक थप्पड़ मारा, स्लैप किया, ठीक है, एक थप्पड़ मारे 10 थप्पड़ मारा, किसके लिए? अब 10 थप्पड़ के लिए अलग अलग तो पनिश करेंगे नहीं, तो उसमें से क्या किया जाएगा, उसको एक के लिए हम पनिश कर देंगे, वो थप्पड़ मारने के लिए पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 थप्पड़ मारने के लिए वो पनिश होगा 10 बार। ठीक है, फिर आते हैं, जहां कहीं भी आपका जो दो अलग अलग ऑफेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वहां पे जो क्या होगा, सेपरेट डिफिनीशन है। मान लीजिए सेम ऑफेंस कमिट किया आपने, लेकिन क्या है कि दो तरह से डिफाइन किया गया है। कैसे? सबसे इजी एग्जाम्पल होता है इसमें क्रुएल्टी का, और इसके बाद से वो है अडल्ट्री का। ठीक है, तो ऐसा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट में है उस लॉ में जो डेफिनेशन दी गई है उसको कंसीडर करिए। फिर आता है सेवरल एक्ट किए आपने, जिसमें से एक या एक से ज़्यादा जो है क्या है, बाय इटसेल्फ और बाय देमसेल्व्स, एक से ज़्यादा आपने एक्ट परफॉर्म किया और उसमें एक से ज़्यादा क्या है, जो एक्ट कॉज हुआ है उसमें आपका कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, इटसेल्फ जो एक्ट है वो खुद में ही अपने आप में एक ऑफेंस है, तो क्या होगा, और जब उसको कंबाइन करेंगे तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो ऑफेंडर होगा वो सीवियर पनिशमेंट के लिए नहीं पनिश किया जाएगा, और कोर्ट जो है वो ट्राई करेगी और उसको किसी भी एक ऑफेंस के लिए पनिश कर देगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 10, पनिशमेंट ऑफ पर्सन। देखिए यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 9 का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो ये बताता है कि यहाँ पे दिया है कि कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, 50 स्ट्रोक दे रहा है। ए गिव्स 50 स्ट्रोक्स टू जेड। ठीक है, ए है यहाँ पे और यहाँ पे जेड है, ये क्या कर रहा है, इस पे 50 स्ट्रोक दे रहा है। जैसा कि बताया मैंने, 50 स्ट्रोक इसके ऊपर आए। अब क्या करता है, विद अ स्टिक। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। हो सकता है वो उसको वॉलेंटरली क्या कर रहा हो, हर्ट कॉज कर रहा हो। टू जेट बाई होल बीटिंग, पूरा मान लीजिए अब किसी को भी 50 स्ट्रोक देंगे तो बहुत सारे हर्ट कॉज हो सकते हैं। ठीक है,
हर्ट कॉज हो सकता है, मे बी उसकी कोई बोन फ्रैक्चर हो सकती है, तो ग्रीवियस हर्ट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। एंड ऑल्सो बाई ईच ऑफ ब्लो which makes up the whole beating. If A were liable for punishment for every blow, he might be imprisonment for 50 year. ठीक है, मान लीजिए अगर उसको हमने हर ब्लो के लिए क्या करा, पनिश कर दिया, तो फिर क्या होगा, 50 ईयर ऑफ पनिशमेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बट ही इज लाइबल ओनली फॉर टू द वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। ठीक है, तो जितना 50 स्ट्रोक उसने जो मारा है उसके लिए उसको क्या करना है, एक बीटिंग के लिए। अब आप किसी को 10 लाठी मारिए और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि 10 लाठी के लिए आपको पनिशमेंट 10 बार दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, punishment of person guilty of one of several offenses, judgment stating that it is doubtful of which। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का गिल्टी है, मतलब वो ऑफेंस जो जब ट्रायल से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा, सेक्शन नंबर 10 आपका ये बात करता है कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए वो गिल्टी है, लेकिन डाउटफुल है, जजमेंट से डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के लिए इसको पनिश किया जाए। तो उसको क्या करेंगे कि हम लोएस्ट पनिशमेंट देंगे, जिस ऑफेंस के लिए लोएस्ट पनिशमेंट होगा। यहाँ पे देखिए, शैल बी पनिश्ड विथ फॉर द ऑफेंसेस ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। ठीक है, मान लीजिए कि दो ऑफेंस हैं, अगर सबके लिए ज़्यादा ना हो, मतलब इक्वल पनिशमेंट ना अवेलेबल हो, तो जिसके लिए सबसे कम पनिशेबिलिटी होगी अंडर द बीएनएस, उस सेक्शन में उसको क्या किया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा, अगर जजमेंट डाउटफुल है तो। सेक्शन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका सिर्फ इतना याद रखिए कि ही विल बी पनिश्ड फॉर ऑफेंस ऑफ, अपने बैरेक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को, लोएस्ट पनिशमेंट। ठीक है, यही लाइन बस याद रखिए, ऑप्शन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर जैसे ही आएगा यही ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, यही लाइन लिखा होगा और जो करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, 11 पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 जो है ये आपका बात करता है किसकी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं इसको, सेक्शन नंबर 11। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या होता है, एकांत परिरोध, आई थिंक हिंदी इज दिस। हाँ, आज आप लेट आई, आपको बताया था 11 बजे, एक तो मैं ही लेट आई थी और इसके बाद। ठीक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए होता क्या है, इसका हिंदी बहुत अच्छा है, इंग्लिश से नहीं उतना क्लियर होता है, लेकिन इसके हिंदी से क्लियर हो जाता है कि इसकी हिंदी है एकांत परिरोध। किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना मतलब किसी सेपरेट प्लेस पे रखना है, तो कैसे कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी जो कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है किसी भी ऑफेंडर को फॉर हिज ऑफेंस। अच्छा, हाँ थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और कितना भी जल्दी निकलो फंस जाता है इंसान। ठीक है, इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, 11 बजे। बाकी कल से ट्राई करूँगी कि लेट ना हो। ठीक है, कल वैसे सैटरडे है तो कल लंबी क्लास होगी, आज भी ये कोई छोटी क्लास नहीं होने वाली है, ये भी लंबी ही है। देखते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, देखिए कैसे पूरा हो रहा है। उस टाइम में जो कोर्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने की, जो कोर्ट है वो फील करता है कि दैट ही इज ऑथराइज्ड टू गिव रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू एनी ऑफेंडर, देन ही हैज़ अथॉरिटी टू ऑर्डर अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू दैट पर्सन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देगा उस पर्सन को जो ऑफेंडर है। ठीक है, और किस चीज़ का, कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए फॉर
एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस, जिस टाइम पीरियड के लिए, अभी आगे हम देखेंगे कि एक बार में कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं और कब देंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, लेकिन क्या है यहाँ पे सीधे लिखा है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो कितना एक्सीड नहीं कर सकती है, तो इन एनी केस इट शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात नहीं पूछने वाला है। इन होल मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको देना है। यहाँ पे थोड़ा देर इसको दे दिया, चलो 7 डेज का दे देते हैं, फिर 14 डेज का दे देते हैं, फिर 7 डेज का दे दे, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इन होल यहाँ पे मोर देन 3 मंथ्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार में कितना देंगे, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, ठीक है। 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा अगर आपका इम्प्रिजनमेंट जो है वो कितना है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आपका इम्प्रिजनमेंट है और ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 महीने से ज़्यादा ना हो आपका इम्प्रिजनमेंट, सॉरी 6 मंथ से ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, 1 सेकेंड, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा तो नहीं, लास्ट में देंगे ना, यहाँ पे 6 मंथ याद रखिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो आपका क्या होगा, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो मिलेगा आपको 1 मंथ का, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं अगर 6 महीने तक की पनिशमेंट है। तो सेकंड सिचुएशन क्या है कि अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, शैल एक्सीड 6 मंथ, ये क्या है, हाँ 2 मंथ्स। यहाँ पे 2 मंथ कब होगा, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा जब 6 मंथ से ज़्यादा है लेकिन ये 1 ईयर से कम है, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा लेकिन 1 ईयर से कम, इससे अगर ये टाइम पीरियड है तो उस टाइम में आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगा, 2 मंथ्स का होगा, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन में आपका जो इम्प्रिजनमेंट है जब 1 महीने 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट आपका कितना है, 1 साल से ज़्यादा है, उस सिचुएशन में आपको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा, 3 मंथ का मिलेगा, ठीक है। तो ये पूछता है, इसकी लैंग्वेज पूछती है कि अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द इम्प्रिजनमेंट क्या है, शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 6 महीने से ज़्यादा होगा आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाएगा 2 महीने का, ठीक है। जनरल रूल 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, स्पेशल रूल कि जब 6 महीने से कम की पनिशमेंट है तो 1 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा 1 साल से कम की पनिशमेंट है तो 2 मंथ, 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है तो 3 मंथ, ठीक है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेटा अभी ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं रही हैं, दिसंबर से, मतलब हमने नवंबर से ही सोचा था लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, इस वजह से दिक्कत हुई है। ऑफलाइन क्लासेस आपकी होंगी अगर तो बुरारी में ही होंगी, ठीक है, यहीं पे होगा, बुरारी में आपका संत नगर है दिल्ली में, आपको अगर पता हो तो, आप किस एरिया में हो, दिल्ली में ही क्लासेस होंगी, ऑफलाइन कभी भी होगा तो दिल्ली में ही होगा। और बच्चों की डिमांड यहीं पे है, संत नगर में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करने को बोला है, तो उन सब की वजह से नेक्स्ट मंथ में एक ज़्यादा अमाउंट में बच्चे, क्योंकि 2-4 लोग ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं, बाकी सारे ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं, तो जब हमारे पास एक तरह से 30 टू 35 बच्चे होंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तब जाके ऑफलाइन आएंगे हम, ठीक है। अभी ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा आप राजस्थान से हैं, ओके, आप ऑनलाइन कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको यहाँ आना हो तो आप टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी आ सकती हैं, बाकी नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन हो जाएगा। मेरा टारगेट तो काफ़ी जल्दी ही है, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा। हर 15 तारीख से एक बैच स्टार्ट होता है, देखिए हर 15 मतलब हर महीने में 15th डेट जो है उस डेट से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होता है, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जो रनिंग में है, जुडिशरी के लिए ही चल रहा है। और एपीओ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अभी इस 15 से, मतलब कल से एपीओ का बैच हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि
अब एपीओ की वैकेंसी लाइन से आने वाली है, राजस्थान में जेएलओ भी आ गया, इसके बाद हरियाणा एडीए भी है, एडीए का भी सिलेबस चेंज हो जाएगा, फिर वही रहेगा। और यूपी में तो आया हुआ है ऑलरेडी, जिसकी एग्ज़ाम डेट काफ़ी दूर हो चुकी है। अभी देखिए कब पेपर होता है, हो सकता है जनवरी में पेपर हो लास्ट, नहीं तो फरवरी में। मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि फरवरी में पेपर होगा। तो इस वजह से हमने स्टार्ट किया है। एपीओ का बैच जो है वो 6 मंथ का है, और आपका जिसमें जीएस इन्वॉल्व है, और जो जुडिशरी का बैच है वो आपका 14 महीने का है। ठीक है, 14 से 16 महीने जाएगा, उससे कम में नहीं होगा। ठीक है, तो बता दिया जाएगा जब भी आप चैनल फॉलो कर लीजिए एक बार, तो आपको अपडेट मिल जाएगी, जैसे ही ऑफलाइन आएंगे तुरंत अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिटेशन हो गई। अब देखिए लिमिटेशन किस में दिया है, सेक्शन नंबर 11 में आपका डिफाइन किया गया है कि आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। पहला क्वेश्चन इससे। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 6 मंथ। इसके बाद जो इसकी वो है रेशियो है इसका, ये तो इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है इससे, वो है आपका सेक्शन नंबर 12। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 में बताया है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दे सकते हैं। अब ये लिमिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस लिमिट इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा गया है कि इन एग्जीक्यूटिंग द सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप क्या करोगे, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्सीड 14 days एट अ टाइम। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं, 3 मंथ। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक बार में आपको देना है 14 दिन। ठीक है, with interval between the solitary confinement of not less duration than the such period। ठीक है, and when imprisonment awarded shall exceed 3 month, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, वो उस सिचुएशन में क्या है कि द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days। ठीक है, शैल एक्सीड 3 months ऑफ होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड। ठीक है, मान लीजिए कि अगर इसको 3 मंथ दे दिया तो उस सिचुएशन में एक 7 days का टाइम है। तो मिनिमम पूछा तो 7 days, इसके बाद एट अ टाइम पूछा 14 days, सॉरी 3 मंथ है तो 14 days, 1 मंथ है तो 7 days, एक बार में देंगे। एक बार में ऐसा नहीं है कि पूरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया और पूरा का पूरा टाइम हम दे दें कि हाँ एक ही बार में तुम जाओ 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के आओ, तो इंसान तो चला ही जाएगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में लोग कहा करते थे कि काला पानी की सजा, तो ऐसा ही कुछ होता है, इसी को इंटरप्रेट किया गया है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है 13, enhanced punishment फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो किसके लिए हो सकता है, तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17। ठीक है, इस अगर ऐसा है तो इसमें क्या है, सेक्शन 11 में 14 days करके वो मंथ की सजा पूरी करी, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है। ठीक है, 14 days करके उसकी पनिशमेंट पूरी होगी, कब, जब इम्प्रिजनमेंट उसको कितने दिन का मिला है, 3 मंथ का। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको 3 मंथ का, लेकिन अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपका 1 मंथ का मिला है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, 7 days करके पूरा करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इससे कम नहीं होगा, 7 days से कम नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। इन्हांसमेंट के लिए सेक्शन नंबर याद रखिए, सेक्शन नंबर 13 में इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट है। ठीक है, याद रहेगा, पनिशमेंट इन्हांस किया जाता है। कैसे ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट इन्हांस करते हैं हम, तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर आपका क्या है, 17। ठीक है, क्या था 17 में और 10 में, बता दीजिए। 10 में था करेंसी। ठीक है, और करेंसी, गवर्नमेंट स्टैम्प, ये सारी चीज़ें थी, और इसके बाद से आपके पास जो अवेलेबल था 17 में प्रॉपर्टी। ठीक है, हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जनरल एक्सेप्शन। पनिशमेंट खत्म हो गया पूरी। आपको सिर्फ एक चीज़ और याद रखनी है, क्या
कि डेटरेंट थियरी, वैसे AIBE में नहीं पूछता है लेकिन बाकी एग्जाम्स में आता है थियरी, डेटरेंट थियरी क्या होती है, प्रिवेंटिव थियरी क्या होती है। जब डिटेल क्लासेस चलती हैं तो ये होता है कि उसमें टाइम होता है, उसमें चीज़ें हो पाती हैं। ये AIBE में नहीं आएगा, ठीक है, बाकी जगहों पे आता है। तो APO के बैच में तो मैंने ये चीज़ बताया है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आप लिख लीजिए कि आप इसका मतलब लिख के रखेंगे कि प्रिवेंटिव थियरी क्या होती है, ये डेटरेंट थियरी क्या होती है, और इसके बाद कैपिटल पनिशमेंट किस थियरी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जनरल एक्सेप्शन पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन जो है आपका चैप्टर नंबर 3 में दिया है। किस सेक्शन से कहाँ तक दिया था? तो 14 से लेकर के 44 तक दे रखा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 14 जो है वो क्या है? देखिए, जनरल एक्सेप्शन की एग्जिस्टेंस कब आती है? जहाँ पे मेंस रे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सर्टेन पॉइंट पे ये होता है कि आपका इंटेंशन नहीं था वैसा करने का, बट ऑफेंस कमिट हो जाता है। तो इफ़ यू डोंट हैव इंटेंशन टू कमिट एनी ऑफेंस देन यू हैव राइट टू क्लेम जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हो। कैसे? आप कह सकते हो कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था। हो सकता है कि आपका पॉजिटिव, हेलो प्रोमिला जी, ठीक है, आप कह सकते हो कि आपका जो इंटेंशन नहीं था, आप कुछ और करना चाह रहे थे और कुछ और कमिट हो गया, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया। मैम कहाँ से हो आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी और मैं रहती दिल्ली में हूँ। ये कोचिंग क्लासेस दिल्ली की हैं, तो अभी तो दिल्ली में ही रह रही हूँ, ठीक है। ऐसे यूपी की हूँ, योगी जी के शहर की, गोरखपुर, ठीक है। वैसे बताना नहीं चाहिए पर कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बस ये याद रखिए कि जनरल एक्सेप्शन को क्लेम कौन करता है। जनरल एक्सेप्शन क्लेम करने का राइट, मीनाक्षी द्विवेदी, बाय मिस्टेक? क्या बाय मिस्टेक? अच्छा, मीनाक्षी जी क्या बाय मिस्टेक हुआ ये बताइए। हाँ, देखा होगा डायमंड कोचिंग की वीडियोस में, बहुत सारे वीडियो है मेरे, तो हो सकता है आपने वहाँ पे देखा होगा। देन देखिए, आपका जो जनरल एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन आपका क्या कहता है? क्लेम कौन करता है ये जान लीजिए। तो इट इज़ द एक्यूज हु हैज़ बर्डन ऑफ प्रूफ टू जनरल एक्सेप्शन। उसको प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि आपका किस सेक्शन में दे रखा है? 108, सेक्शन नंबर 108 BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो 108 है उसमें दे रखा है कि जो सेक्शन 14 का कह रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ना, ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। आपको माफ़ किया जा सकता है अगर आप क्या करते हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया आपसे, ठीक। करना कुछ और था, सुनना कुछ और था, आपने कुछ और सुन लिया, कर कुछ और दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको क्या करना है, मेंस की कॉपी लिखनी है, ठीक, और सबमिट मुझे करनी है, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि मुझे सबमिट करनी है, बट यू आर इन अ मिसकंसेप्शन कि मुझे का मतलब हो गया कि डायमंड कोचिंग में किसी भी शख्स को जाके सबमिट करनी है। दिस मीन्स यू हैव कमिटेड नो रॉन्ग, ठीक है। कोई रॉन्ग कमिट नहीं हुआ, कोई ऑफेंस, हालांकि इतनी छोटी सी बात से कोई ऑफेंस कमिट नहीं होता है, बस एक फॉर एग्जाम्पल लिया है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप जुडिशियल ऑफिसर हैं या फिर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। जुडिशियल ऑफिसर जो है, ही इज ऑथराइज टू ऑर्डर अ वारंट, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर ने वारंट इशू कर दिया, आपने क्या किया? जिसके नाम से वारंट इशू हुआ है, आप इस मिसकंसेप्शन में हैं कि कोई XYZ
कोई अदर पर्सन जो है वो क्या है, वही है जिससे जिसके नाम से वारंट इशू हुआ है, ठीक है। और आप क्या करते हो, उसी पर्सन को अरेस्ट करके मेरे पास ले आते हो। तो अब क्या है, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया? तो आंसर इज नो, यू हैव कमिटेड नो ऑफेंस, बिकॉज ये सीरियसनेस वैसे बस क्लासेस के लिए हैं, इतनी सीरियस नहीं हूँ। और ये जो टॉपिक है, होता क्या है कि बिना किसी कॉपी और पेज के पढ़ाने में यही इशू होता है कि सामने कोई फ्लो नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्लो नहीं है, कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है कि कहाँ से स्टेप क्या उठाना है, कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा माइंड में चलता होता है कि किसके बाद क्या बताना है, कहीं कुछ छूट ना जाए। इस वजह से ये सीरियसनेस फेस पे दिखती है। मैं इतनी सीरियस हूँ नहीं जितनी मैं दिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं डरता मुझसे, सीधी सी बात है। मीनाक्षी जी आप ही बता दीजिए, आपको डर लगता है? मैम लैंग्वेज से राजस्थान के लगते हैं। राजस्थान के कैसे लगते हैं? राजस्थानी तो मुझे आती नहीं है, बट अच्छी लगती है मुझे राजस्थानी। राजस्थान मुझे अच्छा लगता है, मैंने घूमा है राजस्थान को। मेरी एक फ्रेंड है जो राजस्थान में जुडिशियल ऑफिसर है अभी करेंटली। कहाँ उसका, जैसलमेर आई थिंक, लगता तो नहीं। नहीं हो सीरियस मैं इतनी। हाँ, जब बच्चे सामने होते हैं तो पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है सामने से, लेकिन ऐसे दिक्कत होती है। ऐसे फिर बच्चा सामने हो तो फिर सीरियसनेस नहीं होगी ऐसी, लेकिन ऐसे दिक्कत होता है। कोई नहीं, पूरा करते हैं। चलिए आइए दिल्ली, मुझसे मिलना है तो डायमंड कोचिंग कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे नंबर है, मिल लेंगे जिससे भी मिलना है। जो भी लोग मिलना चाहते हैं सभी लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं रहती हूँ 10 से 5। फिर पता चल जाएगा कितनी सीरियस हूँ मैं। जो मिलने आएगा, ठीक है। तो क्या था, एग्जाम्पल क्या था? वारंट इशू हुआ। वारंट इशू होने के बाद क्या हुआ कि आपने रॉन्ग पर्सन को, हाँ आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तब लेकिन सेलेक्ट होके आओ। चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने का एक ही रास्ता है कि आप कॉल कीजिए इस नंबर पे जो इस पे है। हो सकता है जब तक मैं यहाँ होती हूँ तब तक मुझसे बात भी हो जाती है। और बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये है कि डायमंड कोचिंग का रूल है कि आपको क्या करना होता है, इस फैमिली का पार्ट होने के लिए आपको, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 500, जिसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम। आप एक बार अगर रजिस्टर कर लेते हो खुद को डायमंड कोचिंग पे, तो लाइफ टाइम आपको कोई भी कोर्स लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहना काफ़ी है और उसके बाद आपको डेमो मिल जाएगा हर बैच का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन है, और ये मेरा कंसेप्ट है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर इस वजह से है उस 500 से, ताकि मैं आपको फैमिली कंसीडर कर सकूं और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपसे बात कर सकूं। क्योंकि जो बच्चा यहाँ का है जिसने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, उसके साथ ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मुझे हर वो चीज़ देनी है जो उस बच्चे को रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि देखिए जुडिशरी का क्या है, अब ये थोड़ा सा ट्रैक जा रहा है अलग, लेकिन कर लेते हैं बात, अच्छा है, ठीक है। रिफंड पॉलिसी रजिस्ट्रेशन पे नहीं है, बाकी फ़ीस पे अगर आपको इशू है, हालांकि फ़ीस पे भी नहीं होगा दिक्कत, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, डेमो ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन करके आपको 3 दिन का डेमो मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरह से। 3 दिन ले लीजिए, आपको मर्जी है 1 हफ्ते ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ता आप रजिस्ट्रेशन करके पढ़ सकते हैं। 500 में आप 1 वीक पढ़ सकते हैं और कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि एपीओ का बैच चल रहा है, एपीओ में आके देख लीजिए। जुडिशरी का बैच चल रहा है, जुडिशरी में आप आके देख सकते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब इस तरह का आप फील लेते हो कि आपको डेमो क्लास मिल जाता है, फिर आपको हर टीचर से रूबरू करा दिया जाएगा। हालांकि यूट्यूब पे सबकी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जितनी चाहे देख सकते हैं। सब्जेक्ट अभी करेंटली देखिए सीपीसी चल रहा है, और एसआरए मैंने स्टार्ट नहीं कराया था क्योंकि मेरा ये था कि
एक नए टाइम से स्टार्ट किया जाए। आज चिल्ड्रंस डे है और इसी वजह से मैंने आज का सोचा था कि हाँ कल से स्टार्ट होगा। मेरी चॉइस का हो सकता है क्या? देखिए, सब्जेक्ट आपकी चॉइस का जुडिशरी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि जो मेजर पेपर जो है वो सीपीसी चल रही है, माइनर पेपर स्टार्ट हो सकता है, बताया जा सकता है। आप पहले बता दें क्योंकि जितना होता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। डेमो क्लास के लिए आपको चॉइस चाहिए तो हाँ, डेमो के लिए सब्जेक्ट का चॉइस मिल सकता है आपको, कि हाँ आप जिस सब्जेक्ट पे डेमो चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैटर करता है कि एक फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट पे, हर सब्जेक्ट पे डेमो नहीं देगा। सबकी अपनी स्पेशलिटी है, कोई सिविल में बेहतर है, कोई क्रिमिनल में बेहतर है। तो लॉ लॉ रिलेटेड डेमो के लिए, हाँ लॉ से है, लॉ का ही डेमो चल रहा है। अभी इतना कुछ पढ़ा रखा है इसी डायमंड कोचिंग के ऐप पे, कितना कुछ पढ़ रखे हैं आप सभी लोग। और जाके देखेंगे लाइव सेशन में, देखिए जो लाइव का सेशन चलता है डेली, उसमें देखिए तो आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट लगभग हो रहा है। कोई ना कोई सब्जेक्ट है, मेरा टारगेट यही होता है। मैंने छत्तीसगढ़ के लिए भी कराया था और इसके बाद उत्तराखंड के लिए कराया। आज तक मुझे कभी भी, मैं भी पढ़ी हूँ, मुझे कभी भी जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट नहीं मिला कि कोई मिले जो पूरा पढ़ा दे। और यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस। 3 दिन में आपको 3 क्लासेस मिलेंगी, प्लस उसके साथ एक जीएस की क्लास मिलेगी। ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा इवन यूजीसी नेट इतना डीप पूछता है, यूजीसी नेट स्टिल आपको सिंगल क्वेश्चन अगर छूट गया तो पूरी वीडियो डिलीट फिक्स है। क्योंकि मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप दुनिया का कोई पेपर देने जाइए और उस वीडियो को देख के जाइए, आपका जूरिस्प्रूडेंस एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है अगर आपने सीरियसली मुझे सिर्फ सुना है तो। इतना बेहतर क्लास है वो। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रही, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसको करने में जो मेहनत की थी ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। 15 दिन लगे थे 4 क्लासेस को लेने के लिए, 15 दिन से भी ज़्यादा लगा था सिर्फ ओवरव्यू बनाने में कि कैसे क्लास लिया जाए कि पूरा हो जाए, पूरा एरिया कवर हो जाए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पे मेरा पर्पज़ है कि सिलेक्शन होना चाहिए, बच्चे डीमोटिवेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है अपने साथ, सीनियर्स को देखा है, जूनियर्स को देखा है, मेरे साथ बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि मैम नहीं हो पा रहा है। कितने लोग तो ऐसे हैं, सोचिए कि हर बार पीटी निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद से आते हैं और वो ये कह देते हैं कि मैम नहीं हो रहा है। फिर बहुत बुरा फील होता है कि वो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है और वो ये सोच रहा है। तो मेरा काम है कि इनकरेज किया जाए, हर फील्ड में बच्चे सेलेक्ट हों। ठीक है, आपको जो बेटर ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मीनाक्षी जी, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान की वैकेंसी अभी आने वाली है, अगर आपका 3 ईयर पूरा हो गया होगा तो आने वाली है, और राजस्थान वालों के लिए बेहतर है। मैंने मेंस का प्रिपरेशन कराया था, जुडिशरी का भी और जेएलओ का भी। ये क्या है? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन वैसे लॉ का नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट के कंसेप्ट में ये क्या है, मुझे सॉरी बट नहीं पता मुझे इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे आज जनरल एक्सेप्शन ख़त्म करना है, तभी जाके कल ये पूरा हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। बीएनएस से रिलेटेड है क्या? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन, पूरा मुझे BASEL का मतलब नहीं समझ में आया। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस वर्ड का मतलब है ये मीनाक्षी जी जो आपने लिखा है? नहीं।
आप बता दीजिए प्रमिला जी, मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड कि ये बीएसए से रिलेटेड है और बीएसए में ऐसा कुछ है, बीएनएस में ऐसा कुछ है। हाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, हो गया पूरा। प्रमिला जी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए और जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें भी पता चले, ठीक है। देखो 14 ये था कि सही है कि तथ्य की भूल और विधि की भूल। तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है दैट एवरीवन नोज इट, ठीक है। हाँ कॉल करके बात करेंगे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सही बात है। 5 बजे से पहले कॉल आएगा तो रिप्लाई भी दे दूंगी मैं। सेक्शन नंबर 14 कहता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया और वहाँ पे क्या है, वो बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, वो कर सकता है इसको, तो उस सिचुएशन में वो जो भी एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो एक ऑफेंस नहीं है। आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस फॉस्टर, ये सारे केसेस आपको दिमाग में रखने हैं कि वो इस सेक्शन से डील करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है आपका, इतना इसमें क्लियर होना चाहिए वैसे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। भाई बाई मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हो सकता है क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस। माना जाता है कि आप इंडिया में जन्म लिए हैं, इंडिया में आप आए हैं, दिस मीन्स कि क्या है, देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो लॉ का है और ये बीएनएस से रिलेटेड नहीं है। मुझे कारपोरेट सेक्टर में नहीं जाना, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ये सच है, मुझे नहीं आता इकोनॉमिक्स। मुझे लॉ आता है, आप लॉ में चाहे जो पूछ लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर इकोनॉमिक्स नहीं आती, लिटरली नहीं आती बिल्कुल ही। अब देखते हैं, हाँ फिजिक्स आती है, फिजिक्स आती है, मैथ्स आता है, पर इकोनॉमिक्स नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 जो है वो बात करता है आपका किसके बारे में, कि एक्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब कि द पर्सन एक्टिंग जुडिशियली, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, अगर जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो उसको डिफेंस मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जजेस को डिफेंस है, यहाँ पे क्या है, एक तरह से सबॉर्डिनेट है या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको। और सेक्शन नंबर 15 जो है यहाँ पे क्या है, आपके जजेस हैं, ठीक है। और सेक्शन नंबर 16 जो है ना, ये है आफ्टर ऑर्डर, कोई भी जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है वो, तो इसके अंदर जो हमें याद रखना है वो है हैंग्समैन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जल्लाद, ठीक है। वो जो पर्सन है उसको डिफेंस मिलता है सेक्शन नंबर 16 में। 17 देख लीजिए, मिलता जुलता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, पर्सन बाउंड बाय लॉ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जस्टिफाइड कर रहा है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू जस्टिफाइड बाय लॉ। यहाँ पे क्या है कि ये जो है किसी भी पर्सन को क्या कर रहा है, आप खुद देख लीजिए कि आप किसी पर्सन को क्या करते हो, कोई ऑफेंस कमिट करते हुए देख रहे हो, ठीक, और आपको ऐसा लगता है कि ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा, तो आपके माइंड में आप गुड फेथ में क्या करते हो, उसको कन्फाइन करते हो, ठीक है, कि उससे मर्डर ना कॉज हो जाए या फिर उससे कोई ऑफेंस ना कमिट हो, तो यहाँ पे आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो। जैसे कि इसके अंदर पुलिस ऑफिसर आता है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई भी पर्सन क्या है, कहीं कुछ दंगा होने वाला है, कहीं कुछ भी होने वाला है। अभी मान लीजिए कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ठीक, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तो अभी करेंटली सिचुएशन ये है कि थोड़ा सा भी किसी के प्रति अगर कोई शक है तो उसको तुरंत ही कैच कर रही है पुलिस, ठीक है, सीआईएसएफ लगी हुई है, वो सबको ही चेक कर रही है, तो वो क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ है कि वो कर रही है, तो वहां पे वो कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट कर रही है, उसको डिफेंस मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 18। 18 में क्या है, एक्सीडेंट आता है। एक्सीडेंट के साथ ये है कि
क्या याद रखना है एक्सीडेंट के लिए आपको? सबसे पहला सेक्शन नंबर, कि सेक्शन नंबर 18 में आपका एक्सीडेंट दे रखा है, और दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन कर रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, कोई ऑफेंस कमिट हो गया या फिर कोई ऐसा चीज़ कॉज हो गया जिसके लिए आपका ना तो इंटेंशन था ना ही एक्ट था। ठीक है, तो पहली चीज कि आप लॉफुल मैनर में कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि इलीगल एक्ट कर रहे थे। हाँ, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ मैं क्या कर रही हूँ, गन साफ कर रही हूँ। ठीक है, तो गन किसी पे मैंने टारगेट कर दिया और मैं कह रही हूँ कि हाँ ड्यू केयर एंड अटेंशन है मेरा कि मैं आपको गोली नहीं मारूंगी, तो दिस इज नॉट लीगल। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, गोली चल जाएगी, हो सकता है। तो एक्सीडेंट ऐसी सिचुएशन है, आपको प्रॉपर केयर एंड कॉशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है पूजा, हेलो, अभी देखते हैं, इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 19। ठीक है, देखिए ये रिवीजन क्लास है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता अभी डिस्कस करना चाहिए। क्या है, 17 हो गया, 18 हो गया, अब आते हैं 19 पे। किससे डील करता है सेक्शन नंबर 19? अब इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंस। What was the primary legislative objective behind repealing the Indian Penal Code and enacting the Bharatiya Nyaya Samhita? The basic concept behind enacting the BNS is to fulfill the objective of Malimat Committee. First thing कि जो भी मलीमत कमेटी, आपको पता है लगभग 20+ कमिटीज थी जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अमेंड करने की बात की। जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये लाने की बात बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, आपकी खुद की मलीमत कमेटी भी, आपको पता है कितना रिकमेंडेशन था मलीमत कमेटी को? मलीमत कमेटी ने 428 वो स्टेटमेंट दिए थे, 428 चेंजेस रिक्वायर्ड थे अंडर आईपीसी। ठीक है, और उसमें से हमने इतने अमेंडमेंट किए, बट स्टिल कल भी मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि उसमें से हमने सिर्फ 20 भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ 12 सेक्शंस ऐड किए, जिससे मलीमत कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो जिस्ट हमने पूरा किया, लेकिन कंप्लीट हम उस कमेटी के रिकमेंडेशन को फुलफिल नहीं कर पाए थे। बहुत सारी कमेटीज़ थी, सबने ही अलग अलग रिकमेंडेशन किए और उस सारे रिकमेंडेशन को फुलफिल नहीं किया जा सकता था। दूसरी चीज़, जो हमारा जो आईपीसी था वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड था। वहाँ पे आप देखेंगे कि वो भारतीय दंड संहिता थी और ये आपकी न्याय संहिता है। तो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तरफ, मतलब हमारा अप्रोच है कि जस्टिस प्रोवाइड करना है किसको, नॉट इवन टू अ विक्टिम, टू अ एक्यूज ऑल्सो, क्योंकि मिसयूज ज़्यादा था, बहुत सारे लैक थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और बहुत मिनिमम पनिशमेंट की वजह से भी वहाँ पे, अच्छा थैंक यू, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड थे। अभी जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है यहाँ पे, जब किसका, कि फाइन के लिए हमें पनिशमेंट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो हम ये पनिशमेंट पढ़ रहे थे, दिस इज़ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो इतना पे करने के लिए एक पर्सन के ऊपर हम कैसे उसकी कल्पेबिलिटी डिसाइड करेंगे? पनिशमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? टू डेटर समवन टू कमिट ऑफेंस। ठीक है, आप उसको प्रिवेंट कर सको कि वो ऑफेंस ना कमिट करे। अब किसी को हम 50 रुपये पनिशमेंट अवॉर्ड कर दें, ही विल बी वेरी हैप्पी। आज रिक्शे वाले को भी अगर हम 50 रुपये कह दें कि आपको पनिशमेंट दे रहे हैं हम 50 रुपये की, वो क्या करेगा? उसको यही लगेगा इट इज़ वेरी इजी, चलो कमिट करते हैं, 50 रुपये ही तो फाइन भरना है। ठीक है, सबसे इजी चीज़ होती है, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, चालान का। किसी का भी चालान कटता है, स्टिल रैश ड्राइविंग नहीं रुकती है, एक्सीडेंट नहीं रुक रहा है, ड्रिंकिंग नहीं रुक रहा है। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं था। वो पनिशेबिलिटी, सही है कि बीएनएस में कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन जो पनिशेबिलिटी और फाइन चेंज किया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो न्याय की तरफ बढ़ा गया है, दंड देने के बजाय लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है, इवन टू अ एक्यूज ऑल्सो एंड टू विक्टिम। यही पर्पज़ है एज ऑफ माई प्रिपरेशन एंड माई अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको इस आंसर से आप जस्टिफाई हुए होंगे, अगर हो गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं हुए होंगे तो मुझे पता है ये अभी मेरे साथ ये तो फिर भी जुडिशरी का है, लेकिन देखिए इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। इंटरव्यू में जो एआईबी का भी इंटरव्यू होता है और इसके बाद जो बार काउंसिल का बच्चे इंटरव्यू देते हैं उसमें भी चीज़ें हैं, और यूपीएससी के इंटरव्यू में तक पूछा गया था। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे नोन में इंटरव्यू देने गए थे तो उनका था कि आप पहले पूछ लीजिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे और फिर उसमें ये भी एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि हाँ न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं तो आप देख लीजिएगा कि रीज़न क्या है। तो वहाँ पे भी ये बात पूछी गई थी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड चेंजिंग द नेम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, देर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 जो है ये बताता है कि आप कोई एक्ट क्या कर रहे हो लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल नहीं है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहे हो, आपका मेंसरिया जो है वो नहीं है, गुड फेथ में कर रहे हो आप किसी चीज़ को, तो दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए उस सिचुएशन में आपको हम लाइबल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि नेसेसिटी टाइप का रिक्वायरमेंट है। Nothing is an offense merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to cause harm. आपके पास ये नॉलेज है कि ये क्या करेगा, हार्म कॉज कर देगा। ठीक है, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अदर हार्म, अगर ऐसा होता है कि दूसरे हार्म को क्या करो, प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कुछ कर दो, तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 20, ये डॉली इन कैपेक्स है। तो सेक्शन नंबर 20 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। 19 में क्या था कि अदर हार्म, नेसेसिटी है, आपको लग रहा है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, कोई एक्ट कॉज करना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप कर देते हो, कोई बात नहीं, हार्म कॉज होता है तब भी आपको पनिश नहीं किया जाएगा, आप डिफेंस ले सकते हो। सेक्शन नंबर 20 जो है वो क्या किया जा रहा है, जो चाइल्ड है वो बिलो 7 ईयर है, ठीक है, 7 ईयर से छोटा है और वो कोई ऑफेंस कर देता है तो हम मानते हैं कि ही इज डली इनकैपेक्स और वो नहीं जानता है नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। जो भी वो कर रहा है उसका उसको नेचर नहीं पता कि इस एक्ट का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अभी आऊँगी, इस पे भी आऊँगी, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, जब ये सेक्शन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, इस सेक्शन पे आने दीजिए। अभी जनरल एक्सेप्शन देख लेते हैं। हाँ, 7 साल का जो बच्चा है ना वो किसी को, पूजा जी मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो करिए जो हम रिवाइज कर रहे हैं, तो जो करेंटली चल रहा है ना इसको फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा फील होगा। कि क्योंकि क्वेश्चंस करना इज़ वेरी गुड थिंग। जो बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन करता है, क्यूरियोसिटी जिसके में होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। बट गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसके साथ चलिए और इसके साथ रिवाइज करिए। हो सकता है कि इस उसके साथ ये रिवीजन अच्छा हो जाए। डायरेक्ट का रिवीजन हो रहा है क्योंकि एआईबी के बच्चे इसमें बैठे हैं और उन सब से ये नहीं पूछने वाला है कि क्या है, लेकिन फिर भी मैं जब मर्डर पे आऊँगी तो उस पर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ये सारा, ये जब ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी जब मैं बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है जो इसको बनाना पड़ेगा मुझे। फिर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे वो मर्डर में कन्वर्ट होता है, कब एक जुडिशियल ऑफिसर जो होता है वो ये डिसाइड करता है दैट इज़ मर्डर। ठीक है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जब वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो दे कैन राइट इजीली दिस सेक्शन, बट when it comes to a judicial officer you have to think of it a रीजनल, मतलब एक रीजनिंग रिक्वायर्ड होती है, वो रीजनिंग समझाऊंगी मैं। ठीक है, उस फ्लो चार्ट की तरह। अब देखिए सेक्शन नंबर 20, चाइल्ड क्या है आपका, बिलो 7 ईयर है, डली इन कैपेक्स है। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 21, डली कैपेक्स।
यहाँ पे क्या है, एबव 7 ईयर, 21, सेक्शन नंबर 21 इज, जो चाइल्ड है ये क्या है, 7 ईयर से ज़्यादा है लेकिन बिलो 12 ईयर, इतना है। अब क्या है यहाँ पे, 12 ईयर का बच्चा कोई भी ऑफिस, मैम बीएनएस कंपेयर्ड टू द आईपीसी पढ़ा रखा है, नहीं कंपैरिजन वैसे मैंने इस पे नहीं पढ़ाया है। हाँ, बीएनएस कंपेयर्ड किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, दोनों का कंपैरिजन है। देखिए कल भी मैंने एक लाइन बोली थी कि सेम वाइन इन अ डिफरेंट बॉटल आपको सर्व किया गया है। ये बुक हमने एडिट की थी, ये बुक लिखी भी गई है कि डज बीएनएस इज अ सेम वाइन इन न्यू क्रिमिनल लॉ इज अ सेम वाइन इन अ डिफरेंट बॉटल। द आंसर इज यस। इसका आंसर जो है वो हाँ में होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पूरा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत, देखिए नो डाउट हमारी आईपीसी भी ब्रिटिशर्स ने बनाई, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रिटिशर्स ने ही बनाई है इसको, लेकिन हम लोग उस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं हो सकते जो 1860 में मैकॉले ने देख लिया था। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उन्होंने क्रिमिनल लॉ को बहुत अच्छा लिखा, बीएनएस को बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया और उसमें कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं था, हम कुछ अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर सकते थे। डिफरेंस क्या है मैम, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक दंड की बात कर रहा है और दूसरा न्याय की बात कर रहा है। आप एक लीगल फील्ड से अगर हैं तो आप मुझे इसका डिफरेंस बता दीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पनिशमेंट एंड अ जस्टिस। दीज टू आर डिफरेंट थिंग बट स्टिल अवेलेबल इन द लीगल फील्ड। ठीक है, यही दो वर्ड है जिसका इंटरप्रिटेशन है, फिलॉसफी में जाना पड़ेगा मुझे बहुत अच्छे से, मुझे पता है, और अगर मैं एक बार फिलॉसफी में गई तो फिर ये बहुत खिंच जाएगा। ठीक है, करते हैं। आप सभी से जिसका भी डाउट है ना, कॉल कीजिए, टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, आपके मैसेजेस का रिप्लाई दूंगी मैं। ठीक है, डायमंड कोचिंग के नाम से है, चैनल पे लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ जितने क्वेश्चन है पूछिए, टाइम होता है मेरे पास मैं दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 22, पहले 21 देख लेते हैं। चाइल्ड जो है डलिक अपेक्स है, मतलब कि 7 ईयर से ज़्यादा है और 12 ईयर से कम है। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो की स्ट्रक्चर क्या है, कल बताया था, कल वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा। की स्ट्रक्चर इसका ये है कि आपका जो बीएनएस ड्राफ्ट किया गया है इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्वेंस इसकी बहुत अच्छी है बीएनएस की। आईपीसी की सीक्वेंस थोड़ी सी इधर उधर थी, क्यों, क्योंकि क्या था, हमने आईपीसी को जब देखा तो यहाँ पे आपने कभी ह्यूमन राइट्स पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ा होगा ये भी मुझे नहीं पता, बट की स्ट्रक्चर इसका यही है कि बीएनएस को ड्राफ्ट किया गया है हीनियस टू लोअर क्राइम। ठीक है, मोस्ट हीनियस टू लोअर क्राइम। यहाँ पे जो ये हीनियस क्राइम्स को प्रेसिडेंस दिया गया है, जो बिगर ऑफेंसेस हैं उनको प्रेसिडेंस दिया गया है। बोर्ड पे बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, एक सीक्वेंस है, चलिए बता ही देते हैं। सॉरी उन बच्चों को जो रिवाइज कर रहे थे जनरल एक्सेप्शंस को, 2 मिनट में बताते हैं। ठीक है, आईपीसी है, पूजा जी इसका आप लिख लीजिएगा, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता। अब पूजा जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोड, आप ये लिखिए, बाकी मैं समझाती हूँ। ठीक है,
इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता था, ठीक है। वहाँ क्या था कि जो डिफेंस, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा डिफेंस अवेलेबल है। दंड का मतलब क्या है, जब बात करते हैं हम कि किसी को पनिश करना है, व्हेन इट कम्स कि आपको किसी भी चीज़ को किस तरह से देखना है कि ये पनिश ही होगा। यहाँ पे क्या है, ऑफेंडर मीन्स दोषी है, क्रिमिनल है, सोसाइटी से बाहर जाना चाहिए, लोगों के बीच में रहने लायक नहीं है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू अ पीनल, इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा आपने, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पढ़िएगा उसमें आपको पता चलेगा कि पीनलिटी क्या होती है, ठीक है। तो जब हम ऑफेंडर की बात करते हैं ना और उसकी पनिशेबिलिटी की बात करते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं, तो हमें क्या है, हम इस माइंड से बात करते हैं कि हमें क्या करना है, उसे पनिश ही करना है, उसके पीछे ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ये भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ ऑफेंस होता है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि जो ऑफेंस करता है, कमिट करता है, वो हमेशा सही होता है, बट ही इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट क्या कहता है कि एवरी वन हैज़ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, सबको क्या है, हाँ, पनिशेबिलिटी से ही देखता है, यही चीज़ है। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो कंसेप्ट है ना, जब हम पनिशेबिलिटी की बात करते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं। हम पहले कंसीडर करते हैं एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, जो जुडिशरी से बिलोंग नहीं करता, जो लीगल फील्ड से बिलोंग नहीं करता, वो ये सोचता है ये अपराधी है, इसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस पर्सन को न्याय मिलना चाहिए। जुडिशरी इज अबाउट अ क्रक्स। देखिए, ये जो जुडिशरी है ना, ये जुडिशरी है, ठीक है, और ये ऑफेंडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जुडिशरी के पास दो लोग आते हैं, एक होता है विक्टिम और दूसरा होता है एक्यूज। तो जुडिशरी को करना क्या पड़ता है, आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे क्या हो, जो विक्टिम है और जो आपका एक्यूज है, विक्टिम भी बच जाए और एक्यूज भी बच जाए। फर्स्ट थिंग, आपको इसको इनोसेंस प्रिज्यूम करना है, यू हैव टू प्रिज्यूम इट, ठीक है। और जब आप इनोसेंस प्रिज्यूम करेंगे तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ऑफेंस प्रूफ करना होगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, ऑफेंस कैसा है, किस टाइम पे कमिट हुआ है। आपका मेन फोकस किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस पे। व्हेन इट कम्स टू अ जस्टिस, जब हम न्याय की बात करते हैं ना, तो हमें हमारा फोकस होता है ऑफेंस पे, लेकिन जब हम पनिशेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है ऑफेंडर पे, और हम क्या करते हैं, उसको पनिश कर देते हैं, और दैट इज द रॉन्ग कंसेप्शन, ठीक है। इसी वजह से, शायद ये रॉन्ग परसेप्शंस की वजह से आज तक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स हैं, आप अगर हुसैन आरा खातून को जानती होंगी, तो हुसैन आरा खातून के केस में क्या हुआ था, लोग प्रिज्यूम कर रहे थे, इवन जुडिशरी प्रिज्यूम कर रही थी कि दे आर ऑफेंडर और उन्हें ऐसी स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कि हम ऑफेंडर किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस मीन्स ही हम उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट दें। मलीमत कमेटी यही कहता है, आधे से ज़्यादा ऑफेंडर, जेल की स्थिति क्या है, आप सांस नहीं ले पाएंगी। तो न्याय की बात करिए, आपको न्याय देना है, कोई भी ऑफेंडर है, ठीक है, बट ही ऑल्सो हैज़ अ राइट टू लाइफ। उसको क्लेम करने का राइट है, उसका जनरल एक्सेप्शन है, हमारे पास प्रिजम्पशन होना चाहिए कि ही मे बी अ इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो इसी वजह से इसको भी न्याय देना है। एवरीवन हैज़ टू फॉलो द लॉ, ठीक है, सबको लॉ फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप कब कहेंगी कि आपने कोई रूल नहीं तोड़े हैं, और कब तोड़े हैं, क्यों तोड़े हैं। कोई भी रूल अगर कोई तोड़ रहा है, फर्स्ट नो द रीजन बिहाइंड दैट थिंग, ठीक है। इसीलिए जनरल एक्सेप्शन पढ़ाया जाता है। बीएनएस को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, आईपीसी को भी पढ़ते थे, तो हाँ, पीआईएल का पहला केस है हुसैन आरा खातून, और दैट केस सोज दैट कि हमारे पास जो रियल ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम न्याय की बात नहीं करते, हम जस्टिस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पनिशेबिलिटी की।
कल्पेबिलिटी की, इसकी बात करते हैं, जिसके वजह से इतने अंडर ट्रायल प्रिजनर मर जाते हैं, उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारियां हो जाती हैं, जो देश का नुकसान है, एक सोसाइटी का नुकसान है। कि हम सबसे बेस्ट लॉ क्या होता है, रिहैबिलिटेट। ठीक है, आपको क्या करना है, रिहैबिलिटेट करना है। जो रिहैबिलिटेशन की थियरी है वो ये कहती है कि जितने भी ऑफेंडर हैं उनको क्या करना है, वापस से सोसाइटी में रहने लायक बनाना है। दिस इज द रियल पनिशमेंट। तो उसकी बात जो है आपका बीएनएस करता है। ठीक है, आई जस्ट होप कि ये क्लियर हो गया होगा और अब ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मुझे पता था कि फ़िलॉसफी में मुझे घुसना पड़ेगा और वो फ़िलॉसफी ही प्रूव करती है नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और उस नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को जजेस को, जुडिशरी को, एडवोकेट्स को, सबको फॉलो करना चाहिए, तब जाके न्याय हो पाता है। ठीक, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो सबको मौका देता है, हर किसी के लिए स्पेस है, हर किसी को रिहेबिलिटेट होने का राइट है, उसको जीने का राइट है, इवन दो ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस। ठीक है, थैंक यू टू यू ऑल्सो कि अगर आपको समझ आ गया तो दिस इज़ माई प्लेजर। ठीक है, चलो देखते हैं। सेक्शन नंबर 21 हो गया, थोड़े देर और पढ़ेंगे फिर इसके बाद ओवर करते हैं। ठीक है, 21 हो गया। 21 में ये है कि बट यहाँ पे क्या है, ये 12 ईयर तो है लेकिन इमेच्योर है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये नहीं जान रहा है कि दैट व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। जो भी एक्ट वो परफॉर्म कर रहा है उसका क्या कंसीक्वेंस होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तब हम कहेंगे कि ही विल बी इनोसेंस। ठीक है, उसको हम इनोसेंट कहेंगे, उसने कोई लॉ नहीं किया है, कोई रॉन्ग नहीं कमिट किया है। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द फैक्ट और द दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ठीक है, एक 12 ईयर का बच्चा क्या जानता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ठीक है, तो उसे हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट 23, देखिए 23 और 24 में एक लाइन लिख लीजिए। 23 इज अबाउट इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन एंड 24 इज अबाउट वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, देखो अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए जो नोट्स का है तो आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देती हूँ। किसी किसी दिन हो जाता है गड़बड़, नहीं तो हो जाता है, शेयर हो जाता है, ये सेम पेज आपका शेयर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, जो भी ये पेज है ये शेयर हो जाएगा एज इट इज, जैसा मैंने लिखा है। ये सारे पेज, कुछ चीज़ें शेयर भी हैं भी, आप देख सकते हो। ठीक है, सीपीसी के भी मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, ये भी हो जाएगा। टेलीग्राम है डायमंड कोचिंग के नाम से, लिंक है इसमें चैनल पे, वहीं से देख लीजिएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो बहुत दिन से लिंक नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये जो चल रहा है ना नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप जो 57 का नंबर है उस पर मैसेज कीजिए। आपने अगर चेक किया है तो भी आप इस 57 के नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप अभी कीजिए, आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारा जितनी भी कम्युनिटी है उसमें भी ऐड कर दूंगी, मेरे पास नंबर भी आ जाएगा और वहाँ से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे हैं तो अभी शेयर होगा, जब क्लास ओवर होगी तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, कौन सा पीडीएफ चाहिए आपको? ये वाला तो जो करा रही हूँ ये अभी मिल जाएगा, और बाकी और जो नेट वगैरह का जो हो रहा है वो सारे पीडीएफ अभी आपको चाहिए तो वो भी मैसेज कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। हाँ, ऐड हैं तो हम बस मैसेज कर दीजिए कि आपको किसका पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ की जो टीम है वो आपको मैसेज कर देगी। अब देखते हैं, सेक्शन नंबर 22 हो गया, अनसाउंड माइंड। कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है तो हम उसको AIB का, हाँ ये भी मिल जाएगा। ठीक है, 22 का है कि कोई भी पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है तो उसको भी हम इनकैपेबल मानते हैं, और उससे क्या होता है, इनकैपेबल होने का मतलब ये है कि वो भी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो उसको हम जनरल एक्सेप्शन का पार्ट मानेंगे, उसको डिफेंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 23 और 24 को लिख लीजिए, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन।
सेक्शन नंबर 23 इज इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। बिना इच्छा के किसी का भी, अगर किसी ने कोई क्या किया है, नशा करने वाली बात को हिंदी में क्या कहते हैं वो, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड है, कोई ड्रिंक कर लिया है, ऐसा कुछ है। तो नेक्स्ट, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट। देखिए वहाँ पे क्या था, नेचर ऑफ द एक्ट नहीं वो जान रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटॉक्सिकेशन है, वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो एक्ट कॉज कर रहा है उसका जजमेंट करने में वो इनकेपेबल है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, जनरल एक्सेप्शन में आएगा, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही इंटॉक्सिकेटेड इनवॉलेंटरली, उसके विल के अगेंस्ट उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, उसको जो भी ड्रिंक एडमिनिस्टर्ड हुई है, जो भी ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है वो उसके विल के अगेंस्ट है, तब हम कहेंगे कि इसको डिफेंस मिलेगा। सेक्शन नंबर 24 क्या है, यहाँ पे वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है और उसके बाद ये आता है, लेकिन क्या इसमें है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन था और इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो एक्ट कॉज कर रहा था वो उसका नेचर या नॉलेज नहीं जानता था, ठीक है। अब देखिए बस इतना ही, इससे यही पूछा जाएगा 23 और 24 से इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन पूछा जाएगा, और आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ठीक है। 25, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। यहाँ से कंसेंट की बात होती है कि किसी भी पर्सन ने अगर खुद ही कंसेंट दे दिया है और उसके साथ कोई भी ऑफेंस कमिट हो जाता है उस एक्ट को परफॉर्म करने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को डिफेंस मिलेगा। मान लीजिए कि आपने खुद कंसेंट दिया कि मैं स्विमिंग करूँगी, ठीक है, स्विमिंग करते हो, स्विमिंग में आपको कुछ भी होता है तो आपका कंसेंट था कि आप स्विमिंग करोगे, और पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो, चीज़ें गलत करते हो। टूट, ये कौन है, ठीक है, हेलो आपको भी। आज का यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कंसेंट यहाँ पे ये देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। सेक्शन नंबर 30 जो है ये आपका बताता है कि आपका जो कैपेबिलिटी है कंसेंट देने के लिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, अभी आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, कल 11 बजे मिलेंगे, कल लेट नहीं होंगे, ठीक है, कल इसको पूरा कर देंगे। हाँ, जब तक इंटेंशन नहीं है तब तक नहीं मानेंगे, यही बात कहने की बात कर रही थी कि निसी मेंसिट्रिया का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप तब तक लाइबल नहीं हो सकते जब तक कि आपका इंटेंशन नहीं था किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का। मीनाक्षी जी आपकी स्टडी सच में बहुत अच्छी है, यू आर सीरियस ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सीरियस हैं, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, काफ़ी अच्छा करेंगी, ठीक है। कोर्ट जाती हैं आप या फिर कॉलेज? आप अभी आए हैं लेकिन मेरी क्लास पिछले 1.5 घंटे से चल रही है, कितना हो गया, हाँ 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो मेरे जाने का टाइम हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। हम्म, ठीक है, क्योंकि मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ऑलरेडी 1 बजे मैम की क्लास स्टार्ट होती है, मैम जीएस पढ़ाती हैं, ठीक है। तो जीएस चल रहा है, जो लोग यूपी एपीओ दे रहे हैं अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए बहुत थैंक यू। नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ अभी, अभी नर्वस नहीं हूँ बिल्कुल ही, अभी बस ये है कि टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैम आ चुकी हैं और मैम की जीएस की क्लास बच्चे वेट करते हैं, जो यूपीएसआई के बच्चे हैं और यूपीएपीओ वाले, तो ये रहता है। बाकी कल मैं टाइम पे आऊँगी और कोशिश करूँगी कि इसको कंप्लीट करूँ, हालांकि रिवीजन ऐसे ही होगा चाहे टाइम कितना भी लगे, ठीक है। थैंक यू मीनाक्षी जी, ठीक है, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, जब मिलूंगी तभी चॉकलेट खिलाऊंगी सबको। अच्छा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। हाँ ठीक है, कोर्ट ना जाना अच्छी बात है। कोई नहीं, आपका एलएलएम हो चुका है अगर, तो आप यूजीसी नेट के लिए भी साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा, उसके लिए भी गाइडेंस मिल जाएगी आपको।
चलिए आज के लिए इतना ही। हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पूरी क्लास का डिस्क्रिप्शन कर दो थोड़ा सा, कुछ नहीं अभी, आप पूरी क्लास दोबारा देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ह्यूमन राइट्स एलएलएम से आप दोनों में वो कर सकती हैं, एलएलएम नेट कर सकती हैं। अच्छा, हो गया है, रिवीजन तो हो ही गया है, अभी पूरी हो चुकी है क्लास। देखो, सेक्शन 4 से स्टार्ट किया था। हाँ, रिवाइज कर रही हूँ, मुश्किल से 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स। लव यू टू बेटा, ठीक है। अब करते हैं, चलो। सेक्शन 4 6 टाइप के पनिशमेंट हैं, पहले 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट अवेलेबल थे। इसके बाद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट आपका कितने तरह का हो सकता है, रिग्रेस और सिंपल हो सकता है। फिर आते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विस आपका नया है पनिशमेंट में, ठीक है। इतना तो हो चुका है। लिमिट, इस पे क्या है, बहुत सारा एक्ट करके अगर सेम वो करते हो, मतलब एक्ट आपके बहुत सारे हैं, ऑफेंस कोई एक कमिट होता है, आप एक ऑफेंस के लिए पनिश किए जाओगे, सारे के लिए नहीं होगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 5, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट कितने ईयर का होता है, 20 ईयर्स का। सेक्शन नंबर 6 है। 8 आपका, इसमें भी वो है, कम्यूटेशन है। 8 इंपॉर्टेंट है आपका, अमाउंट ऑफ फाइन और लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन डिफॉल्ट ऑफ, अगर मान लीजिए कि आपको इम्प्रिजनमेंट दिया गया और फाइन भी ऑर्डर किया गया है और आप फाइन पे करने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, उस सिचुएशन में आपको इम्प्रिजनमेंट कैसे मिलेगी। यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है कि फाइन और कम्युनिटी सर्विस दोनों था, उस सिचुएशन में आपने क्या किया कि 2 मंथ अगर है तो 5,000, 4 मंथ है 10,000, 1 ईयर है, 1 ईयर से ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में फाइन के लिए हम पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, सेक्शन नंबर 9 हो गया। हाँ, इसका 6 और 7 क्लॉज है। 7 क्लॉज में जो 6 ईयर का टाइम लिमिट है कि आफ्टर सेंटेंस आप क्या करते हो, जो भी फाइन आपको अवॉर्ड की गई है, मतलब ऑर्डर की गई है, वो क्या है, उसको आपको लेवी करना है विद इन 6 ईयर, ठीक है, आफ्टर सेंटेंस। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन नंबर 11 में है। क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी भी पर्सन को अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है तो कोर्ट हैव डिस्क्रिशन टू ऑर्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको कितना देना है। जनरल रूल ये है कि 3 मंथ दे सकते हो, 1 टाइम में आप मिनिमम 7 डेज, और अगर 3 मंथ तक की पनिशमेंट है तो उस सिचुएशन में आप मिनिमम 14 डेज दे सकते हो इन 1 टाइम। इतना हो गया। लिमिट आपकी 12 में दी हुई है, 13 आता है। फिर आते हैं आपको नेक्स्ट 14 से जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट किया। जनरल एक्सेप्शन तभी देते हैं, आपका प्रिज्यूम किया जाता है कि जनरल एक्सेप्शन में आप नहीं आते हैं। एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है 108 ऑफ द बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। इसके बाद आते हैं ये सारे जनरल एक्सेप्शन। यहाँ से आप अब देख लीजिएगा क्लास को, आज यहीं ख़त्म करते हैं, मैम आ चुकी हैं, बाय, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।